वेलकम टू माइंड मेंटर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस सेशन में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आफ्टर दैट वी विल सी केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सब टॉपिक्स में हम राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन देखेंगे। फिर किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आफ्टर दैट वी विल सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब एक टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे अफेक्ट करती है हमारी एवरीडे लाइफ में, हम वो देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो किसी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाने को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी फूड को बहुत दिन तक अनडिस्टर्ब्ड रख दें तो उस पर माइक्रोब्स का अटैक होगा। माइक्रोब्स अटैक करके उसको दूसरे किसी सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, तो वही क्या हो जाती है, उस सब्सटेंस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, जो उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे घर में मम्मी कर्ड बनाती हैं मिल्क से, तो मिल्क का ट्रांसफॉर्म हो जाना कर्ड में क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a chemical substance into another chemical substance is known as chemical reaction। अब और कुछ पॉइंट्स देखते हैं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। In a chemical reaction, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance। जैसे हमने देखा मिल्क से जब हमारा कर्ड ट्रांसफॉर्म हुआ तो जो मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू थी और कर्ड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। जबकि कर्ड किससे फॉर्म हुआ है, मिल्क से, लेकिन फिर भी दोनों का जो कंस्टिट्यूएंट है वो बिल्कुल चेंज है एक दूसरे से। तो इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। हमारे कोई भी जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई केमिकल चेंज हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही मिल्क वाला एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जब भी मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन हो रही है तो कर्ड के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, तो फिर वो क्या बना रहा है, हमारा कर्ड। तो इससे क्या बोल सकते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन अ केमिकल चेंज टेक प्लेस। और रीअरेंजमेंट, अब केमिकल चेंज कैसे होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है मैटर का, एटम। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखते हैं चेंजेस, टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो दो टाइप के चेंज होते हैं, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं कंबशन, रॉटिंग, रस्टिंग एंड डाइजेशन। तो केमिकल चेंज होता क्या है, इन अ केमिकल चेंज अ रिएक्शन ऑकर्स एंड न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। मतलब कि जो भी हमारा प्रीवियस सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो दूसरे एक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कंबशन हो रहा है और रॉटिंग हो रहा है एक एप्पल का, तो एप्पल ख़राब हो रहा है तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। डाइजेशन में हमारा जो भी फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सिंपल सब्सटेंस में। जैसे रस्टिंग होती है, रस्टिंग में भी क्या होता है, हमारा जो कोई भी एलिमेंट मेटल होता है वो उसमें ऑक्सीजन से वो रिएक्ट कर जाती है और फिर वहाँ पे एक लेयर बना लेती है। तो ये भी क्या है, हमारा एक
केमिकल चेंज। और फिज़िकल चेंज में क्या होता है, फिज़िकल चेंज में ओनली हमारा फिज़िकल अपीयरेंस चेंज होता है, फॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम हो रही है। अब यहाँ पे जो ये आइसक्रीम नॉर्मल है वो सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो ये एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिज़िकल चेंज में हम क्या देखते हैं कि जो भी एक सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज होगा, बट फिज़िकली उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होगा। यहाँ पे श्रेडिंग ऑफ पेपर हो रहा है, जो यहाँ पे फुल्ली एक कंप्लीट पेपर है उसको श्रेड कर दिया तो उसके फाइन स्ट्रिप्स बन गए हैं, वो फाइन स्ट्रिप्स में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे बॉइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर पहले लिक्विड फॉर्म में फिर उसको बॉईल कर दिया तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और चॉपिंग ऑफ टोमेटो, तो ये भी क्या है, फिज़िकल चेंज। यहाँ पे सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस चेंज हो रहा है सभी में, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सेम है। लेकिन केमिकल चेंज में पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो जाता है। सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब हमारा मैग्नीशियम एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सो जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैंड पेपर से उसको रब कर लेना है, उसको क्लीन कर लेना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने सरफेस पे। तो उस लेयर को हटाने के लिए, जिससे कि फर्दर मैग्नीशियम रिएक्ट कर सके, हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। So before burning in air, the magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper. This is done to remove the protective layer of basic magnesium ribbon. तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। रिएक्टेंट, अब केमिकल रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमें जानना ज़रूरी है क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, रिएक्टेंट्स। आफ्टर दैट न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। अब कोई A प्लस B कंबाइन होके कोई C हमारा प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें A और B हमारे क्या हो गए, रिएक्टेंट्स, और हमारा C क्या है, प्रोडक्ट। और C की जो प्रॉपर्टी है वो A और B से डिफरेंट है। तो हमने देख लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे। फर्स्ट वी सी इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसमें गैस कोई इवॉल्व हो रही हो। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब कोई जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से तो क्या बनता है हमारे पास, ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व होती हुई दिखेगी। कैरेक्टर है चेंज इन कलर। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस। तो पोटेशियम परमैंगनेट हमारा जब सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे इनिशियली कलर कौन सा होगा, इनिशियली पर्पल कलर का था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस में। सेकंड, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। तो हमारा acidified potassium permanganate हो गया, इसको जब हम SO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म होगा जो कैसे कलर का होगा, ग्रीन। लेकिन इनिशियली जो हमने रिएक्टेंट लिए थे वो ऑरेंज कलर का था, बट आफ्टर रिएक्शन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में।
तो ये हमने 2 कैरेक्टर देखे, अब और कैरेक्टर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। थर्ड है हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। भी हमारा कैंडल वैक्स का कंबशन होगा तो वहाँ पे हमें स्टेट चेंज दिखेगी। तो यहाँ देखते हैं द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो हमारी स्टेट चेंज हो रही है किसमें, सॉलिड टू लिक्विड और गैस और लिक्विड दोनों में चेंज हो रही है। बिकॉज द वैक्स इज़ अ सॉलिड, वैक्स क्या है, एक सॉलिड है। वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज़ अ लिक्विड, और वो जो सॉलिड है वो वाटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जो कि क्या है, एक लिक्विड। एट रूम टेम्परेचर वेरियाज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज़ अ गैस। और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, एक गैस है। तो देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टर। तो कुछ हमारे पास ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करती हैं। तो ये हमारा कार्बन का कंपाउंड हो गया वैक्स, कैंडल वैक्स, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट में जो है, तो वो क्या बना रहा है, CO2 + H2O। तो हमें यहाँ गैस और लिक्विड में चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारी रिएक्शन है। आगे मूव करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है चेंज इन टेम्परेचर। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ अ राइज इन टेम्परेचर। तो जब भी हमारा क्विक लाइम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब भी हमारा क्विक लाइम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्विक लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ स्लेक्ड लाइम। और उसके साथ एक हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कराए तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है किसी रिएक्शन में। नेक्स्ट, द chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature। तो जब जिंक ग्रैन्यूल्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा हमें, ZnSO4 बनता हुआ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ भी हमारा टेम्परेचर चेंज हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारा एक कैरेक्टर और आ जाता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब हमारा बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट की हमें PPT दिखाई देगी, मतलब ये एक इंसॉल्यूबल मास है, ये सॉलिड फॉर्म में है। और हमें क्या दिखेगा, HCl इन एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PPT बनती हुई दिखाई दे रही है इस रिएक्शन में। तो ये भी हमारा एक कैरेक्टर हो जाता है केमिकल रिएक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना उसके सिंबल से या फॉर्मूले से, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल यहाँ A+B एक दे रखा है एग्जाम्पल, लेकिन हम ये देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन को H2 से इसके एलिमेंटल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया है और ऑक्सीजन को O2 से। दोनों मिक्स होके क्या बना रहे हैं, कंबाइन होके वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो उस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अभी बैलेंसिंग हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे भी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस में देखे, उनके फॉर्मूले और सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। अब अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन
इन अ कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हमें हमारी कोई भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन, जिससे कि हम किसी भी रिएक्शन को बहुत ही कंसाइज और इंफॉर्मेटिव वे में लिख सकें। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब केमिकल इक्वेशन 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। अब इन्हें देखते हैं कि ये क्या क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। आफ्टर दैट अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमारे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारे रिएक्टेंट में भी इक्वल है और प्रोडक्ट में भी हमारे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, तो वो कैसी एक इक्वेशन हो जाएगी, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ क्या बना है, ZnSO4 और H2। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक जिंक का एटम है, यहाँ पे भी एक जिंक एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे सल्फ़र हमारे पास एक है, यहाँ पे भी सल्फ़र हमारे पास एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे जितने एटम रिएक्टेंट में है उतने ही एटम हमारे प्रोडक्ट में है। So according to the law of conservation of mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. To obey this law, the total mass of elements present in reactant must be equal to the total mass of element present in product. Means कि जितने mass of element हमारा reactant में present है उतना ही किस में present होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट में। तो ये हमने समझ लिया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट is not equal to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. मतलब हमने बैलेंस्ड में क्या देखा था, हमारे नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम थे, लेकिन अनबैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम ऐसी इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, Fe वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन जो है हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बना रहा है, Fe3O4 और हाइड्रोजन H2। तो यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, यहाँ पे एक एटम है, लेकिन यहाँ 3 एटम है आयरन के, और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, एंड यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये डिफरेंट अनइक्वल है दोनों में, तो इसलिए ये इक्वेशन कैसी बन जाती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ये हमारे पास रिएक्शन है। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हम वो फॉलो। सो फर्स्ट स्टेप इज़ राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट। जितने भी हमारे एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हैं उसका हम टेबल बनाएंगे और उसमें लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल रिप्रेजेंट की गई है, तो हमने एक टेबल बनाया है, उसके अंदर 3 कॉलम्स बना दिए। एक कॉलम में हमें क्या लिखना है, नेम ऑफ एटम, उसके बाद एक कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, और इसको हम बोल सकते हैं LHS। थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ एटम्स इन दी प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट में कितने एटम्स होंगे, इसको हम RHS भी बोल सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन से हम देखेंगे कि कैसे कितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कितने एटम्स हैं। तो आयरन का 1 एटम रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है।
प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स। तो बैलेंस, सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा एटम मैक्सिमम में हो उसको हम सबसे पहले बैलेंस, जो भी हमारा एटम है जो मैक्सिमम नंबर में है सबसे पहले हम उसे बैलेंस करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज़ द मैक्सिमम ऑन द RHS। तो इक्वेशन में हमने क्या देखा, जो हमारा ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, जो रिएक्टेंट साइड में है यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लियरली कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा नंबर में है। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। टू बैलेंस दी ऑक्सीजन वन नीड टू मल्टीप्लाई दी ऑक्सीजन ऑन दी LHS। तो हम क्या करेंगे, LHS साइड में ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास RHS में कितने थे ऑक्सीजन के एटम, 4। तो हम LHS में कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने LHS साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो हमारा H2O वाला कंपोनेंट था उसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी हम बैलेंस करेंगे तो पूरे रिएक्टेंट को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बीच में कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं या ऑक्सीजन के को 2 से या 4 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं, कंपोनेंट को हमें पूरा मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए, 4, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। लेकिन अब हमारे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के जो एटम है वो कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ 2 हैं। नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम 8। अब हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8 ऑन दी LHS में 8 हो गए, विच इज़ मोर देन डेट ऑन दी RHS, जो कि RHS से ज़्यादा हैं। टू बैलेंस इट वन नीड टू मल्टीप्लाई दी हाइड्रोजन ऑन दी RHS बाय 4। तो हम RHS को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, RHS में जो हाइड्रोजन की वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक इक्वेशन और आ चुकी है हमारे पास, Fe प्लस ये 4 से H2O को मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पे Fe3O4 है और 4H2। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड। अब ये करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम जो हैं वो इक्वल हो चुके हैं। द नंबर ऑफ आयरन इज़ 1 ऑन दी LHS। लेकिन जो हमारे जो LHS साइड में था आयरन उसका 1 नंबर था और जो RHS में है उसका 3 था। तो उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे रिएक्टेंट साइड में जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू बैलेंस इट मल्टीप्लाई दी आयरन ऑन दी LHS बाय 3। तो इस तरीके से हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन दी रिएक्टेंट इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम इन दी प्रोडक्ट के। तो ये सभी इक्वल हो गया और इसी तरीके से हम हर क्वेश्चन का बैलेंसिंग करेंगे। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बैलेंसिंग का, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको बैलेंस कीजिए और फिर इसका जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट दी सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। कि जो भी हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनको हम उनकी फ़िज़िकल स्टेट से लिख सकते हैं कि वो लिक्विड में प्रेजेंट है या सॉलिड में प्रेजेंट है, एक्वस में है। तो इन सब फॉर्म में हम
बता सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अ केमिकल इक्वेशन बिकम मोर इन्फॉर्मेटिव। तो ये सब लिखने से क्या हो जाता है, जो इक्वेशन हो जाती है वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। तो जैसे हम गैसियस स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल जी, लिक्विड स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल एल, सॉलिड स्टेट इज़ रिटन बाय सिंबल एस, aqueous solution is written by symbol AQ. Writing the condition in which reaction takes place, the condition is generally written above and or below the arrow of a chemical equation. अब कोई हमारी A प्लस बी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कंबाइन करके C प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी जो कंडीशन होंगी, उसका प्रेशर, टेम्परेचर और जो भी कंडीशंस होंगी, कैटलिस्ट यूज़ किया है या नहीं, तो वो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर और नीचे। तो इस लाइन में हमें यही बताया, राइटिंग द कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, द कंडीशन इज़ जनरली रिटन अबोव एंड और बिलो द एरो ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं अच्छे से चीज़ों को। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो मैं डिस्कस किया था कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो एक बार हम और देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of magnesium with oxygen. The magnesium ribbon is cleaned by sandpaper to remove this layer so that the underlying metal can be exposed to air. तो जब भी हम मैग्नीशियम को रखते हैं कहीं पे स्टोर करके, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने सरफेस पे एक लेयर बना लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। अब उसके बाद ऑक्सीजन उससे फर्दर रिएक्ट नहीं कर सकता, तो ऑक्सीजन का रिएक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं सैंड पेपर की हेल्प से। क्या करने के लिए, उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन गई है उसको रिमूव करने के लिए, और फिर वो क्या हो जाती है, एयर से एक्सपोज्ड हो जाती है और फिर वो फर्दर रिएक्शन करने लगती है। सो आज के लिए हम अपना डिस्कशन इतना ही रखते हैं, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और PYQs होंगे एक लेक्चर में वो कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।